पिछड़े वर्ग के कमजोर वर्ग से निकल के कोई राजनेता खड़ा हो रहा है राजनीति में समाज को हिस्सेदारी दिलाने के लिए, तो ये बड़े मछली पिछड़े वर्ग के जो हैं वो छोटे मछली अति पिछड़े वर्गों को खाने में लगे। ओम प्रकाश राजभर से जिस दिन नकल मार लोगे उसी दिन अकल आ जाएगी और उसी दिन उन गरीबों का शकल बदल जाएगा। हमको क्या कहते हैं, ये रात भर है। क्या कहे कि हम रात भर है। आप सोचिए कि आज से 10 साल पहले रात भर का नाम नहीं जानते होंगे। पियर का चाचा। हाँ, पियर का, ये कौन कहता है? हाँ। इसको अखिलेश जी ने या विपक्ष के जितने पिछड़े दलित नेता हैं ये प्रचारित किए कि ओम प्रकाश राजभर बढ़ रहे हैं, इनको बदनाम करो। अब बदनाम चैनल वाले भी करते हैं, ऐसा नहीं है, स्क्रिप्ट लिखते हैं। ओम प्रकाश राजभर के विवादित बोल 27 में अगर सत्ता परिवर्तन होगा इन केस, तो ओम प्रकाश राजभर अपना खटोला इधर से उठा के इधर रख लेंगे। हमारा किसी नेता से कोई मनमुटाव नहीं, हमारा प्रेम अखिलेश जी से बहुत अच्छा है। हम उनको एक बेहतर लीडर मानते हैं कि उन्होंने विरासत में सियासत पाया और माननीय ओम प्रकाश राजभर संघर्ष से सियासत पाए। फर्क बस इतना, बाप बेटा की तरह संघर्ष करना हो ना, तो पैंटवा में जो अंदरवा चड्ढिया है ना वो गर्मी से फट जाएगी और सरक जाएगा। चाबी तो चाचा के हाथ में थी, बेचारे गए थे बड़ी उम्मीद के साथ कि मुझे न्याय मिलेगा, सम्मान मिलेगा, अब मेरा कद बढ़ेगा। और जब से चाचा चाबी थमा करके साइकिल पर बैठे, अपने कुछ लोगों को बैठाए, तब से बेचारे को पंगु बना दिया गया। जिन्होंने 4 बार सरकार बनवाया हो, जिस समाज ने, और उस समाज का नेता इतने वर्षों से जेल में है, आपको फुर्सत नहीं है मिलने के लिए? जा तो रहे थे ओवैसी जी मिलने के लिए, मना तो कर दिया था। मैं अंदर की बात बताता हूँ, अखिलेश जी स्वतः चाहते हैं खत्म हो जाइए। अगर लल्लू सिंह जी सांसद जो अयोध्या के थे, अगर उन्होंने बयान नहीं दिया होता 400 पार आने के बाद हम आरक्षण बदल देंगे ना, तो ये हालत नहीं होती। जाति जनगणना, यही अखिलेश जी कहते थे कभी नहीं होगा, भाजपा विरोधी है ओबीसी की, दलित विरोधी है, ये तो सामंतवादियों की पार्टी है, ये तो ठाकुरों की पार्टी है, इनकी पार्टी उनकी पार्टी, ये बताते हैं ना। आज बताइए, अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर यहाँ नहीं होते तो क्या ये कांग्रेस पार्टी वाले जाति जनगणना करा दिए होते? नेता पैदा होते हैं और तुरंत धमकी दे करके राजनीति में चमकना चाहते हैं। आप ये कहते हैं कि पुलिस सुनती नहीं है? कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो लापरवाही करते हैं, और ये सही बात है, ये स्वीकार मुख्यमंत्री जी भी करते हैं। आपके पिता ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि यादवों को इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, ये काम ब्राह्मणों का है। वर्ण व्यवस्था नहीं है, अब तो संवैधानिक व्यवस्था आ गई ना। संविधान में जो ज्ञानी हो गया, आप अपनी बातों में खुद फंस रहे हैं। नहीं, मैं फंस रहा हूँ, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि वर्ण व्यवस्था तब थी जी, आज की व्यवस्था संविधान। आप अपने पिता की लाइन से अलग लाइन ले रहे हैं। दोस्तों की बात में कह रहा हूँ। हाँ, मैं दोस्तों की बात कर रहा हूँ। जितने दोस्त मिले सब गुरु मिले, चेहरा कोई नहीं मिला। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द अनकट पॉडकास्ट शो, आपके साथ मैं हूं शबाब। इस पॉडकास्ट में बहुत सारी बात होगी सियासत की, बात होगी दिल की, बात राजनीति के साथ साथ कुछ पर्सनल भी होगी। बहुत सारी बात करेंगे। आज के हमारे खास मेहमान किसी परिचय के मोहताज नहीं, सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, महासचिव, भावी विधायक, कह सकता हूं भावी विधायक, जनता तय करेगी, मतलब कह सकते हैं भावी विधायक हमारे साथ हैं अरुण राजभर साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका, हमें अपना वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कुछ पॉलिटिकली बात करेंगे हम लोग। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके पिता को जान से मारने की धमकी मिली है, इसी खबर से शुरुआत करेंगे। कौन है वो लोग जो चैन से जीने नहीं दे रहे हैं, आप लोगों को लगातार धमकियां दे रहे हैं? देखिए, असल में जो लोग धमकी देते हैं वो हमारे इतिहास को भूल जाते हैं। हमारा बहुत पुराना इतिहास रहा है कि हम इस देश में जब सारे लोग विदेशी आक्रांताओं के सामने घुटना टेक देते थे, उस समय हमारे राजाओं ने उनसे लोहा लिया और 80 किलो का तलवार उठा करके लाखों की सेना को धराशायी किया। हमारे पूर्वजों ने अगर इस देश में विदेशी आक्रांताओं को नेस्तनाबूद किया, तो आप सोचिए टिकपुजिया नेता पैदा होते हैं और तुरंत धमकी दे करके राजनीति में चमकना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों पर उत्तर प्रदेश की पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है। हमें रात को सूचना मिली 10 बजे, और 10 बजे सूचना मिली, मैंने सत्यापन करने के लिए जांच कराया, अपने नेताओं से बात की स्थानीय बलिया जिले के कि ये मसला आया, ये कौन है। तो कुछ लोगों ने सही बात बताया कि इसमें एक फर्जी आईडी, एक फर्जी संगठन चलाते हैं, उस संगठन के नेता इस तरह का बयान दिए।
तो हमने अपने मोबाइल से सर्च किया कौन संगठन है, क्योंकि उनको संगठन के बारे में पता नहीं था। तो उसमें लिखा था बलिया करनी सेना बलिया। तो मैंने देखा तो उसमें फोटो वगैरह जो पोस्ट हुआ था या अखबार में जो कटिंग आई थी तो उसमें नाम उनका छपा हुआ था, क्योंकि इससे पहले मेरठ में या मथुरा में कोई घटना हुआ था, आगरा में कोई घटना हुआ था, तब भी उसी तरीके का बयान उसी जिले से आया था। तो मुझे लगा कि ये आईडी कौन चला रहा है, तो उसमें नाम था कमलेश सिंह। वो उन्होंने अपने किसी कार्यकर्ता कोई लाइव कर रहा था, उसी को उन्होंने कमेंट किया। वो जो वीडियो चला रहा था वो तो उकसा रहा था, धमकी दे रहा था, वो सरेआम उत्तेजित कर रहा था लोगों को कि आप भी आक्रोशित होइए और कुछ अनाप शनाप बकिए। तो उसमें बहुत सारे लोग अनाप शनाप बक रहे थे। मैं देखा, तुरंत मेरे यहाँ स्क्रीनशॉट आया कि ये बंदा इस तरीके कर रहा है। मैंने तुरंत डीजीपी साहब को अपने ट्विटर हैंडल पर टैग किया और डीआईजी, आईजी, एडीजी और बलिया कप्तान, बलिया के पुलिस जो देखते हैं आईटी सेल, उसको मैंने टैग किया और मैंने मैसेज दिया कि इस बंदे की आईटी सेल जांच कराए कि कौन है, ऐसे खिलाफ तुरंत मुकदमा हो, मुकदमा लिखवा कर इसको जेल भेज दिया जाए। पुलिस ने सक्रियता निभाई। स्वतः एक वादी होता है जो पीड़ित परिवार होता है, वो पीड़ित तहरीर देता है तो तुरंत मुकदमा लिखा जाता है। वहां थाना कोतवाली के दरोगा खुद अपना तहरीर दे करके उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाते हैं और सुबह उसके यहाँ पुलिस जांच के लिए पहुंच जाती है। तो अब इसमें पुलिस ने एफआईआर लिख दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार कानून का राज स्थापित करने के लिए जानी जा रही है और आप कानून के राज में अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो इसमें पुलिस बदनाम होगी, तो पुलिस तुरंत एक्शन में ले, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करे। और मैंने तो एक सामान्य व्यक्ति को आपने टारगेट नहीं किया, राज्य के 24 करोड़ लोगों के बीच में संघर्ष करने वाले, गरीब परिवार से निकल करके राजनीति में इस स्थान तक पहुंचने वाले, वंचित वर्गों की आवाज बने हुए नेता। और यही नहीं कि उत्तर प्रदेश में ही सक्रिय है, ये बिहार के 32 जनपदों में लगातार सम्मेलन कर रहे हैं और कार्यक्रम चला रहे हैं और वहां के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उसके साथ साथ झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, जहां भी हमारे संगठन के लोगों ने बुलाते हैं वहां वो लोग जाते हैं। अगर उतना करने के बाद कुछ लोगों के आंख में अगर दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, खटक रहे हैं, हाँ खटक रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं? मगर जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, जिनके ट्विटर हैंडल का आप जिक्र कर रहे हैं, फेसबुक पोस्ट का जिक्र कर रहे हैं, आज मीडिया के सामने वो बात कर रहा है, वो कह रहा है ये मेरा अकाउंट है ही नहीं, ये तो फर्जी किसी ने बनाया है। वो तो आप पर ही आरोप लगा रहा है कि भाई ये जेड सिक्योरिटी लेने के लिए पहले ही अपना फेक अकाउंट बनाते हैं, फिर उसके बाद उस पर धमकी दिलवाते हैं और फिर ये कहते हैं कि इनके पिताजी को या मंत्री जी को जेड सिक्योरिटी दी जाए। ये पूरा ताना बाना उसी का इर्द गिर्द का है। देखिए ऐसा है ना कि जब व्यक्ति फंस जाता है तब वो फालतू की बकवास करने लगता है। अब फालतू की बकवास जब करने लगता है तो वो जांच का विषय बन जाता है। तो ये पुलिस बताएगी ना कि ये सही बोल रहा है, गड़बड़ बोल रहा है। हम कह रहे हैं कि हमें पेट में थोड़ी दर्द हो रहा है, हमारे देह में थोड़ी दर्द है कि हम धमकी दिलवाएंगे और हम जेड प्लस की सुरक्षा मांगेंगे। हमारे यहाँ तो परसों हमारे ट्विटर पर एक समाजवादी पार्टी का नेता ने हमें धमकी दिया कि हम तुम्हें देख लेंगे और ऐसी गाली दिया है कि आप पढ़ नहीं पाएंगे, न समझ पाएंगे। अब मैंने उसके संज्ञा गालीबाज नेताओं की लिस्ट बनाकर अखिलेश जी को टैग कर दिया कि देखिए ऐसे लोगों को आपने क्या सिखाया है, इसको थोड़ा सही करिए। तो जो लोग जैसे उन्होंने जो कांड किया है उस कांड का पुलिस अब हमारे हवाले नहीं ना, पुलिस उसकी जांच करेगी कि आपने माननीय ओम प्रकाश राजभर जिस राज्य के प्रतिष्ठित राजनेता और जनता के बीच में लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, जितना वो जनता के बीच में जाते हैं मुझे लगता है कोई नेता उतना नहीं जाता है। आप सब लोग चलाई करते हैं। गांव में आज के राजनेता किसी के दुख में नहीं जा रहे हैं, किसी को सुख में नहीं जा रहे हैं, किसी की मुसीबत में नहीं खड़े हो रहे हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ऐसे राजनेता है कि एक छोटे सामान्य कार्यकर्ता के साथ भी कहीं अन्याय होता है तो वहां खड़े हो जाते हैं। और यही चीजें दूसरे दलों को पसंद नहीं आ रही। तो इसीलिए भाई अब एक बार हमने तो माननीय प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा, माननीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिखा और सुरक्षा के मामले कि ये एक सामान्य व्यक्ति के साथ इस तरह वारदात नहीं है। ऐसे बहुत सारी बात हो चुका है घटना। अब अगर पुरानी बात ऐसी हुई है तो आगे कोई अनहोनी ना हो, आगे कोई अनहोनी ना हो तो हम शासन को, प्रशासन को और प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री को इसकी एक जानकारी हम दे रहे हैं कि आप गंभीर होइए और गंभीरता के साथ साथ इनको जयपट की सुरक्षा दीजिए। एक घटना और है, वो बनारस के चौबेपुर वाली, बड़ा मामला चल रहा है, बड़ा क्रिटिकल इशू है वो, उसको कैसे देख रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं आप लोग? देखिए ये तो बहुत ही दुखद घटना थी और ये इसकी बहुत ही निंदा होनी चाहिए कि समाज में इस तरह का मतभेद नहीं पैदा होना चाहिए। मसला कुछ और था।
एक जमीन के विवाद को लेकर के, एक जमीन पर बांस का पेड़ लगा हुआ, वो पेड़ का जो टहनी है वो दूसरे के खेत में लटका हुआ। और ये जो गैया वाली कहानी चल रही है, फारसी में कहानी बताई जा रही है, गैया वाली, वो गैया इनके खेत में चली जाएगी तो वो विवाद नहीं है। 12 बार आप सोचिए कि जिस सच्चाई को नहीं कहा जाता है कि सच्चाई छिप नहीं सकती है कागज की वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से, ये तमाम चीजें जो बताई जाती हैं इसके पीछे कुछ राज होता है। अब हम आपको जो बता रहे हैं ये कोई नहीं बता पा रहा होगा। 12 दफा वहां यादव परिवार है, राजभर परिवार है, क्षत्रिय परिवार, एक परिवार सभी इस परिवार को तंग करके रखा हुआ। यादव परिवार नहीं, एक या वो क्षत्रिय जो ठाकुर परिवार, एक परिवार खाली वो सबको परेशान कर रहा, दूसरा क्षत्रिय नहीं, उसके बगल में भी क्षत्रिय परिवार नहीं कोई कर रहा, ये कर रहे हैं। 12 बार यादव परिवार की तरफ से, राजभर परिवार की तरफ से तहरीर दी गई किसको? चौबेपुर थाने को, कि भैया मुकदमा लिख लो, इनके खिलाफ कार्रवाई करो, नहीं तो ये तांडव कर रहे हैं गांव में। ये जो पेड़ की डंठल मेरे खेत में आ रही है इसको लेकर के, बस उसको लेकर के। अच्छा, तो अब उसमें जोड़ दिया गया गाय, उसमें जोड़ दिया गया बल्लम, उसी में जोड़ दिया गया लाठी, उसी में जोड़ दिया गया डंडा। लेकिन मसला सिर्फ यह था कि वही पेड़ उसी जमीन पर जो टहनी थी दूसरे की जमीन में लटकी हुई थी, और उसी को खाली कराने के लिए, उसी को हटाने के लिए ये गांव वाले लोग राजभर और यादव परेशान थे कि इसको हटा दिया जाए, ताकि एक तरफ राजभर का घर सामने पड़ता है, सामने क्षत्रिय समाज के जो है उनका घर पड़ता है। अब दोनों लोगों का पारिवारिक मसला था, अब इसको जोड़ कहां दिया गया? पूरे समाज का मसला। किसने बनाया समाज का मसला? ये जो फर्जी संगठन चलाए जाते हैं, सामाजिक संगठन बना करके लोग घूमते रहते हैं, ये लोग उसको सामाजिक संगठन वाले लोगों ने उसको पूरे समाज से जोड़ दिया, ठाकुर बनाम राजभर कर दिया। अगर ये घटना, मैं मान रहा हूं कि ये घटना स्थानीय पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। अगर 12 दफा अगर वहां पत्र देने के बाद अगर वो कार्रवाई हो गई होती, खाली पेड़वा तो कटवाना था, अगर वो पेड़ कट गया होता बांस का, अब इतना बांस ना होता, इतना बांस नहीं होता। आज इतनी बांस पड़ गई, आज इतनी हो गया, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से बनारस तक जो चल रही है मसला, ये मसला बनारस। अच्छा, यादवों का मसला आप क्यों हल करने लगे? यादवों के तो ठेकेदार हैं, बड़े ठेकेदार हैं, वो हल करते हैं, आप राजभरों का मसला हल करते हैं? हम देखिए, यादव और राजभर, क्षत्रिय ब्राह्मण को आपस में लड़ाने की बात नहीं करते, हम सद्भाव की बात करते हैं, समावेश की बात करते हैं, और समाज को साथ लेके चलने की बात करते हैं। और इसमें अगर हमने यादव के बारे में बोल दिया तो ये क्या आरोप लगाया जाए कि आप राजभर की राजनीति करते हैं, तो यादव के लिए क्यों बोल रहे हैं? हम राजभर थोड़ी राजनीति करते हैं। भारत निर्वाचन में जितने राजनीतिक दल हैं, किसी एक जाति की राजनीतिक दल नहीं है। जब राजनीतिक दल निर्वाचित होते हैं या दर्ज होते हैं तो राज्य है पूरे राष्ट्र में चुनाव लड़ने के लिए तय होते हैं, और समाज के हर वर्ग के बीच में जाकर के अपनी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के पहले पन्ने पर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित संविधान दिया, उसी को जनता के बीच में लोगों तक पहुंचाने के लिए दल काम करता। अब हमने अगर दूसरे समाज के हक के लिए बोला, दूसरे समाज को न्याय दिलाने की बात बोला, हम तो एक पक्ष को तो नहीं बोल रहे हैं, हम तो दोनों पक्ष को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं ना, कि इसमें जो भी दोनों पीड़ित परिवार, एक व्यक्ति पड़ा हुआ है कहां? वेंटिलेटर पर, कब उसका मौत हो जाए इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार मालूम है कौन? स्थानीय पुलिस हो जाएगी, कि आपकी लापरवाही की वजह से लाठी डंडा वहां चला। और लोगों ने वीडियो जो बनाया, उस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि मारने वाला व्यक्ति कौन है और मार खाने वाला व्यक्ति कौन है। मगर आप ये कहते हैं कि पुलिस सुनती नहीं है, ऐसा आप साफ तौर से ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि फिर चाहे आपके ऊपर आरोप, मतलब जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उससे पहले अरविंद राजभर को जान से मारने की धमकी दी गई, आप बार बार चिट्ठियां दे रहे हैं, बावजूद इसके कोई सुरक्षा पर इंतजाम नहीं हो रहा है, वहां चौबेपुर में पुलिस सुन नहीं रही है, एक जगह और मसला हो गया था, पुलिस आपके कंट्रोल में नहीं है। आप ये बात देखिए, कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो लापरवाही करते हैं, और ये सही बात है, ये स्वीकार मुख्यमंत्री भी करते हैं। ये वही पुलिस वाले होंगे जो उस सरकार में भर्ती हुए वाले हैं, नहीं, उस सरकार में भर्ती हुए होंगे, विचार वाले हैं। अच्छा, उस विचार के कि चलो जेबा में कुछ दिखाई देगा तो फिर कुछ बोलना नहीं है, नहीं दिखाई देगा तो बोल देना। अच्छा, तो अभी भी तहसील और थाने पर जिस तरह का व्यवहार चल रहा है आम नागरिकों के साथ, वही व्यवहार बदलने का काम करना है। और यही बदलने के लिए भारतीय समाज पार्टी बनी है कि उनके व्यवहार में बदलाव आवे। तो जो गरीब तहरीर देता है 12 पन्ने का और 12 दफे ले जाकर देता है,
वो एक ही बार में निपटा दिया होता। आप ये कहते हैं कि आपकी पार्टी सारे समाज, सारी जातियों के लिए काम कर रही है, राजनीति कर रही है, लेकिन अभी इटावा वाली जो घटना हुई थी उसमें आपके पिता और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे थे कि यादव कथावाचक के साथ जो मारपीट हुई थी वहां पर, उन्होंने कहा कि यादवों को कथावाचन जैसे कार्यों में नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि ये ब्राह्मणों का क्षेत्र है। देखिए, उनके मसले को आप पहले समझिए कि उन्होंने इस विषय पर कैसे कहा। हमने जाति तो हमने नहीं बनाई, वर्ण व्यवस्था तो हमने नहीं बनाया। वर्ण व्यवस्था बनाने वाले लोगों ने हमें किस जगह पर रखा? क्षत्रिय का काम क्या दिया गया था? सुरक्षा करने का। ब्राह्मण का काम क्या दिया गया था? पूजा पाठ करने का। और तमाम जो छोटे वर्ग हैं उनका काम क्या दिया गया था? कोई लोहार का काम करेगा, कोई धोबी का काम करेगा, कोई कपड़े बिनने का काम, तमाम काम दिए गए। ठीक, तो जो काम जिसको दिया गया था, अगर उस काम में बदलाव करना था तो ज्ञानी वही है जो, चाहे वो रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, जिसको ज्ञान हो गया वो कथावाचक हो गया। कथावाचक की कोई धर्म ना जाति होती। बिल्कुल। वो कथावाचक पर जब कांड हुआ तो उसके पीछे एक साजिश थी। क्या? जब वो उसके साथ साथ 12 लोग कथावाचक, आज भी यादव समाज के लोग शास्त्री बन के काम करते हैं। आप देखेंगे फलाने शास्त्री, फलाने शास्त्री, फलाने शास्त्री, वहां यादव लिख के नहीं करते हैं। मैं यादव लिख देंगे कोई बुलेबा नहीं करेगा। वो जानते हैं कि यादव लिखेंगे तो कोई नहीं बुलाएगा, हम कितने बड़े ज्ञानी हो। तो वहां जब यह बात की पता चला कि ये कथावाचक आए हैं, कथा सुना रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा था, लेकिन कथा के दरमियान महिलाओं के साथ जो व्यवहार किया गया था, आपत्तिजनक बातें कही गई थी कथावाचक के द्वारा, और वहीं से मामला बिगड़ गया। तो वो तो बात दूसरी आप ले जा रहे हैं, आप गाड़ी का स्टैंड घुमा रहे हैं, हैंडल घुमा रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये था कि इस बात आपके पिता ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि यादवों को कथा नहीं करनी चाहिए, ये काम ब्राह्मणों का है। जो आप छेड़खानी की बात और दूसरी बात करें, वो तो अगर ब्राह्मण कथावाचक होगा वो भी कर लेगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई नाई कथावाचक हो जाएगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसका जुड़ाव उससे नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने सही कहा कि वर्ण व्यवस्था में जिसको जो काम दिया गया है वो वही करना चाहिए, वो कर रहा है। उसके बाद जब संविधान देश में लागू हो गया, लोकतांत्रिक व्यवस्था आ गई, वर्ण व्यवस्था अब नहीं ना है, अब तो संवैधानिक व्यवस्था आ गई ना। संविधान में जो ज्ञानी हो गया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ज्ञानी नहीं होते। यही तो बात मैं कह रहा हूं भैया कि अगर कोई यादव था, वो ज्ञानी हो गया, वो कथा कहने लगा, तो बुराई क्या है इसमें? मंत्री जी ये क्यों कह रहे हैं कि ये ब्राह्मणों का काम है? उसकी गलती तो पकड़िए। अरे गलती पकड़ना हमारा आपका काम नहीं, वो तो पुलिस थाने काम है। उसका आधार कार्ड फर्जी था, उसने यादव बताया नहीं, या जो भी था, वो सब थाना चौकी का मामला है। जो बात आप कह रहे हैं, आप अपने पिता की लाइन से अलग लाइन ले रहे हैं। नहीं, हम सही लाइन ले रहे हैं। उन्होंने जो बात कहा वर्ण व्यवस्था के अनुसार कहा, और अभी आप कह रहे हैं वर्ण व्यवस्था भी लागू नहीं है। उस समय की व्यवस्था के अनुसार कहा कि वर्ण व्यवस्था में जो काम जिसको दिया गया था वो काम वो कर रहे थे। आप अगर कर रहे हैं तो उनका कारोबार आप छीन रहे हैं, ये उन्होंने कहा। आप समझिए क्या आप अपनी बातों में खुद फंस रहे हैं। नहीं, मैं फंस कहा रहा हूं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि वर्ण व्यवस्था तब थी जी, आज की व्यवस्था संविधान। चलिए अच्छा, ये एक विषय फिर डिबेट का हो जाएगा। अभी पंचायत के चुनाव होने हैं, मंत्री जी मुलाकात किए थे मुख्यमंत्री जी से, क्या चर्चा है, किस तरीके से चुनाव को लेकर के जो है वो चीजें आगे बढ़ रही हैं? देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हम लोगों ने पूरी तैयारी किया है जी। परसीमन का कार्यक्रम चल रहा है, पूरे राज्य में परसीमन कराए जा रहे हैं। परसीमन के आधार पर जो ग्राम पंचायतें नगर पंचायत में जुड़ गई हैं और नगर पंचायतों से में जो जुड़ी है, जो नगर पंचायत से बाहर हैं, जिनकी आबादी कम है, और वो गांव अभी ग्राम पंचायतों से नहीं जुड़ी है, वो ग्राम पंचायतों में जोड़ने की अभियान चल रहे हैं। अच्छा। उसके साथ साथ हम लोगों ने पंचायत चुनाव में कोटा कराने की एक पहल। हाँ, ये क्या है, जरा कोटे में कोटा हमारा कराने का पहल कर रहे हैं कि जैसे 27% आरक्षण के अनुसार रिजर्व सीटें बनती हैं कि ये आरक्षित सीटें ये हैं, ये बैकवर्ड सीटें हैं, ये अनुसूचित की सीटें हैं। अब उसमें क्या होता है कि जो दबंग होता है, धनवान होता है, प्रभावशाली होता है, मजबूत होता है, संपन्न होता है, वो चुनाव में जाता है और कमजोर को कमजोर कर देता है, मजबूत हो जाता है। अच्छा। और उसी को सही करने के लिए पंचायत चुनाव में हम लोगों ने तय किया है कि जो आरक्षण की प्रक्रिया चयन हो, 27% में विभाजन का हो। हाँ। कि 7% में पिछड़े मजबूत जो हैं वो चुनाव लड़े, ठीक है। 9% में जो पिछड़े कमजोर हैं वो चुनाव लड़े,
और 11% में जो एकदम कमजोर हैं उनकी 11 सीटें तय हो, जिलेवार ये सूची तय हो कि 7 और 9 11 की सूची इनकी हो, और उसी अनुसार अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की सीटें इस तरीके से रिजर्व हो, ताकि जो कमजोर व्यक्ति राजनीति में आकर के सफल नहीं हो पा रहा है तो उसको सफलता मिलेगी। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर हो, चाहे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, और चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, तमाम जितने महापुरुष थे, महाराजा सुहेलदेव, सभी लोगों ने इस देश में अंत्योदय समाज को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। मतलब मेरा साफ कहने का, कमजोर व्यक्ति को मजबूत में, क्या बाबा साहब संविधान में क्या ये कहा है कि मजबूत होता जाएगा और कमजोर होता जाएगा? उन्होंने तो कहा है कि कमजोर को मजबूत करना, इसलिए मैं संविधान में आरक्षण की व्यवस्था दे रहा हूं। आर्थिक रूप से कमजोर जो है, सामाजिक रूप से दबा हुआ है, शैक्षणिक रूप से कमजोर है, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन इसमें कौन लूट रहा है? जो मजबूत हो जा रहा है वही मजबूती से ले रहा है। हमने जब इसकी लड़ाई लड़ा 2017 में, आपने देखा होगा ये लड़ाई 23 साल से हो रही, लेकिन ये सुर्खियों में कब आया? 2017 में। जब 17 में ये सुर्खियों में आया तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बनी, किसके नेतृत्व में? पूर्व रिटायर्ड आईएएस राघवेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक रिपोर्ट बनी, और उस रिपोर्ट में 5 सदस्यीय कमेटी बना करके सर्वेक्षण किया गया, पूरे राज्य में सर्वेक्षण हुआ, और सर्वेक्षण में 79 ऐसी जातियां सामने आई जिनको राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और भागीदारी शून्य के बराबर दिखाई दिया। और इस बात की चर्चा जब देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाई गई, देखा होगा कि हम लोगों ने सत्ता छोड़ा था, तो मसला सत्ता छोड़ने का यही था कि हम समाज में जो 27% और 22% है उसी को कोटे में कोटा करा करके हिस्सा दिलाना चाह रहे थे। और इसी में सरकार ने दबाव में आकर के या किसी वजह से माननीय ओम प्रकाश राजभर की लड़ाई से इन्होंने कमेटी गठित करके सर्वे कराया था। सर्वे की रिपोर्ट जब आने के बाद लागू कराने की बात आई, उसमें सरकार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लागू किया। हम लोगों ने इस्तीफा दिया, हम बाहर चले गए। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, बाहर होकर के भी चिल्लाने लगे। सरकार की बात दिल्ली तक पहुंची कि आखिर राजभर जी को परेशानी किस बात की, क्यों इसकी बात बार बार करते हैं। तो इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने एक आयोग का गठन किया राज्य में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, और संवैधानिक दर्जा देने के बाद रोहिणी आयोग की रिपोर्ट बनाया। जैसे कि कांग्रेस की सरकार में काका कालेलकर आयोग बना, डॉक्टर छेदीलाल शास्त्री आयोग बना, मंडल आयोग बना, मंडल कमीशन लागू हुआ, फिर उसी तरीके से रोहिणी इंद्राणी रोहिणी कुलकर्णी के नेतृत्व में एक आयोग का गठन हुआ, जिसका अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री बने। और इन्होंने 6 साल लगातार संघर्ष करके पूरे प्रदेश के हर राज्यों का सर्वे कराया, देखा कि पिछड़े वर्गों की, दलित वर्गों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक भागीदारी कितनी हो पाई है, कितनी नहीं हो पाई। फिर उन्होंने कहा कि माननीय राजभर जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये वास्तविक बाबा साहब अंबेडकर की जो परिकल्पना थी, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की परिकल्पना थी, जो हमारे राम मनोहर लोहिया जी की परिकल्पना थी, उसी को साकार करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मालूम है किसने विरोध किया इसका? इसका जितने पिछड़े वर्ग के नेता थे, जितने दलित वर्ग के नेता थे, सबने विरोध किया। और 10 राज्यों में, मैं गिना दूं, 10 राज्यों में यह व्यवस्था लागू है। अभी हाल ही में चुनाव हुआ है हरियाणा में, ये व्यवस्था वहां हुई। यह व्यवस्था का समर्थन सुप्रीम कोर्ट कर रहा है कि जब तक कोटे में कोटा करके आरक्षण की प्रावधान नहीं होगा, तब तक कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा। यूपी में कौन विरोध कर रहा है? यूपी में अखिलेश जी विरोध कर रहे हैं। इनसे पूछिए, इनके समर्थकों से, या उनसे पूछिए, कभी आप जाइएगा, मैं उनको चैलेंज करता हूं, उनसे पूछिएगा कि 27% आरक्षण में कितने लोहार, कोहार, बंजारा, अर्कवंशी, नाई, पाल, प्रजापति, चौहान, निषाद, बिंद, केवट, मल्ला, बारा, बंजारा, इन वर्गों को कितना प्रतिनिधित्व मिल पाया अब तक? आप कहते हैं कि आपने भाजपा इसलिए छोड़ दी क्योंकि भाजपा में कोटे वाली बात नहीं हो पाई, लेकिन आप लोगों के बारे में, लोग मैं इसलिए कह रहा हूं, मतलब आप और मंत्री जी, ये कहा जाता है कि जिस तरीके से बिहार में रामविलास पासवान थे, मौसम वैज्ञानिक थे, वो भांप लेते थे कि दिल्ली में किसकी सरकार आ रही है और वो उसके साथ खड़े हो जाते थे। सरकार एनडीए की हो, यूपीए की हो, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव हो, मनमोहन सिंह हो, वो मंत्री रहते थे। यही कमोबेश आपके लिए भी कहा जाता है कि सरकार जिधर होती है, ओम प्रकाश राजभर, उनकी पार्टी, उनका समर्थन उधर हो जाता है। बाबा साहब अंबेडकर एक बात कहे थे कि अगर समाज को कुछ दिलाना है तो सदन और संसद की तरफ ध्यान लगाओ, और वहां अगर पहुंच गए तो आप समाज की रक्षा कर सकते हो और समाज की सुरक्षा कर सकते हो। सत्ता से बाहर रह करके आप सिर्फ सड़क पर आंदोलन कर सकते हो, सड़क पर लोगों की आवाज बन सकते हो, लेकिन समाज को आप कुछ दिला नहीं सकते। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सड़क से संघर्ष किए। सत्ता
समाज की सुरक्षा का एक माध्यम है, उनको सुरक्षित और न्याय दिलाने का एक माध्यम है, हक अधिकार दिलाने का एक माध्यम है। लेकिन जो हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ाई लड़ रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर जी इस धरती पर नहीं है, मैं उनको नमन करता हूं। उन्होंने इस देश को के गरीब वंचित वर्गों को एक साहस और एक आत्मबल दे करके चले गए, और उसी रास्ते पर माननीय कांशीराम साहब चले, उसी रास्ते पर बाबा साहब अम्बेडकर देश के सामने चले कि यहां दाल चावल रोटी सब्जी भुजिया अचार चटनी सारे आइटम बन करके थाली में परोस करके रखा गया है। और हम माननीय ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि आप गरीब हैं, कमजोर हैं, असहाय हैं, आप आइए यहां खाइए, आपके लिए थाली रखा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो पिछड़ों के मसीहा कहते हैं और फिर उन कमजोरों कहते हैं कि यहां तुम्हारा थाली नहीं है। तुम्हारा थाली कहां है? बहुत दूर, यहां से 500 किलोमीटर दूर चलोगे तो वहां तुमको मुर्गा मिलेगा, मछली मिलेगा, बकरा मिलेगा, और वहां तुमको कोको कोला मिलेगा, स्प्राइट मिलेगा, पेप्सी मिलेगा। बैठ करके तुम वहां खाओ, तुम्हारा वहां व्यवस्था रखा हुआ है। और ये आज से नहीं, 76 साल से यही बताया जा रहा है। और वो जो हमारे सामने रखा हुआ है माननीय ओम प्रकाश राजभर उसी को बता रहे हैं कि ये पहले खिला दो, इनका पहले यहां पेट भर जाए तो फिर 500 किलोमीटर हम जाएंगे तो उनका पेट भरेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिना सत्ता के आप किसी का लाभ नहीं कर सकते, इसलिए सत्ता में बने रहना, सत्ता में रहना जरूरी है। फिर उसूल, आदर्श, पार्टी की विचारधारा, इन सब चीजों का कोई मायने नहीं। नहीं, आप हमारी पार्टी को आपने समझा ही नहीं। हम नीतियों की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, सैद्धांतिक बात करते हैं, विचारों की बात करते हैं। क्या मुलायम सिंह यादव जी बीजेपी से अलायंस नहीं किए थे? क्या कांशीराम साहब बीजेपी से अलायंस नहीं किए थे? मायावती जी बीजेपी से अलायंस नहीं किए हैं? क्या अखिलेश यादव जी कांग्रेस से अलायंस नहीं किए हैं? क्या अखिलेश यादव जी तमाम दलों से अलायंस नहीं किए? मालूम है क्या है? यही बात है, एक बड़ी मछली है और उसके सामने छोटी छोटी मछलियां खाली आप परोस दीजिए तो बड़ी मछली आपको वो छोटी मछलियों को हजम नहीं कर जाएगा। सेम वही पैटर्न है कि जो पिछड़े वर्ग के, कमजोर वर्ग से निकल के कोई राजनेता खड़ा हो रहा है राजनीति में समाज को हिस्सेदारी दिलाने के लिए, तो ये बड़े मछली पिछड़े वर्ग के जो हैं वो छोटे मछली अति पिछड़े वर्गों को खाने में लगे। और ये आपकी यही तो बात है कि अगर आपके अंदर साहस है, आपके अंदर क्षमता है, राजनीति में मैच्योरिटी है, तो आप विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ करके आप किसके साथ आकर के लड़ाई सत्ता की तरफ आकर के समाज को न्याय दिला रहे हैं। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर से सीखना चाहिए। किसको सीखना चाहिए? जो बड़ी मछली पिछड़े वर्ग के नेता हैं, चाहे अपने आप को रहनुमा पिछड़े पीडीए के बनते हो, चाहे वो दलित के बनते हो, चाहे अल्पसंख्यक के बनते हो, इन सबको सीखना चाहिए कि माननीय ओम प्रकाश राजभर से जिस दिन नकल मार लोगे उसी दिन अकल आ जाएगी, और उसी दिन उन गरीबों का शकल बदल जाएगा जिन गरीबों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर लड़ाई लड़े, जिन गरीबों के लिए लोहिया जी ने लड़ाई लड़ा, जिन गरीबों के लिए कर्पूरी ठाकुर ने लड़ाई लड़ा, जिन गरीबों के लिए छत्रपति साहू जी महाराज ने लड़ाई लड़ा, उन्हीं लड़ाई को महाराजा सुहेलदेव राजभर ने देश के सामने रखा और हम उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर आगे बढ़ रहे हैं। तो इन रास्तों पर जो लोग नहीं चलना चाहते वो माननीय ओम प्रकाश राजभर मालूम क्या कहते हैं? ये विवादित है, गाली देते हैं, समाज में नफरत फैलाते हैं, एक और जातिवाद, पियर का चाचा। हाँ, पियर का। ये कौन कहता है? हाँ। जिन इन पीले चाचा पर, हाँ, पीले वस्त्र पर, हाँ, भगवान श्री कृष्ण भी पीतांबरधारी ही थे, हाँ, और महाराजा सुहेलदेव राजभर भी पीतांबरधारी। हाँ, जो भी राजा बना है, हाँ, वो पीतांबर पर बैठ करके राजशाही राजपाट चलाया। राजपाट चलाने वाले राजाओं के आदर्श को आपने कितना अपनाया? अगर आपने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्श को नहीं अपनाया, अगर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम इतने बड़े विद्वान या इतने बड़े आदमी थे, राजा दशरथ के पुत्र दिखाए जाते हैं, कहे हैं, तो वो अगर मां सेवरी के जूठा बेर खा करके उसको ये एहसास करा रहे हैं कि हम तुमसे बैर नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां अखिलेश यादव, राहुल गांधी ये बैर किससे कर रहे हैं कि हम तुमसे बैर करते हैं। हमको क्या कहते हैं? ये रात भर है। क्या कहे कि हम रात भर हैं। आप सोचिए कि आज से 10 साल पहले रात भर का नाम नहीं जानते होंगे, और कह रहे हैं भाई सदन चला था, पिछले समय में सदन चला, सदन में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी खड़े होकर के बोले
कि ये हमारे साथ अभी चुनाव लड़के आए, तो अखिलेश जी ने क्या कहा हम इनको तो जानते ही नहीं। गमछा लगाओगे पीला, ओम प्रकाश राजभर इस देश में, इस प्रदेश में सत्ता के दरवाजा हैं, आप मंच से कहोगे, पिछड़ों के गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले ताकतवर नेता कहोगे, और जब वो नेता आपके साथ नहीं रहेगा तो कहोगे कि हम इनको पहचानते नहीं है। तो ये तो दोनों तरफ से होता है भाई। आप बीजेपी के साथ पहली बार में आए, मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, उसके बाद जब आप सपा के साथ आ गए तो आप बीजेपी के लिए कहने लगे। यही काम जब आपने सपा को छोड़ा, आप वापस बीजेपी में आए तो आप अखिलेश यादव के लिए कह रहे हैं। क्या कहा हमने बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए मैंने अखिलेश जी के लिए क्या कहा? मैं बता तो कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं। आपने 2017 में बीजेपी के साथ गठबंधन किया, उसके बाद आप मंत्री बने, लेकिन सरकार के खिलाफ बयानबाजी आपने की। उसके बाद साल 2019 में मंत्रिमंडल से बर्खास्त हो गए। क्या बयानबाजियां जो आपकी थी सरकार पर, कहीं ना कहीं आपके बाहर जाने का कारण बनी। बयानबाजी ही तो बात समझ में आता है। देखिए, जब सामाजिक न्याय की बात को, विवादित बात को रखा जाता है, वही मुद्दे से भटका दिया जाता है। हम कह रहे हैं कि अखिलेश जी की सरकार में 557 करोड़ रुपया पिछड़े वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति के लिए आवंटित था, और हमारे कार्यकाल में अगर वो 2000 करोड़ 3000 करोड़ नहीं हो पा रहा है और उन बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही, फीस प्रतिपूर्ति नहीं मिल पा रही है, तो ये हमारी कमजोरी है कि अखिलेश जी कमजोरी है? ये तो हमारी कमजोरी है कि हम उनको नहीं दिला पाए, क्योंकि अखिलेश जी ने नहीं दिया। इसी बात की लड़ाई अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम CCC की व्यवस्था कराना चाहते हैं, इनके पास बजट, हमारे सरकार के पास बजट कम है, हम चाहते हैं कि सरकार इसको बजट दे ताकि बच्चे CCC कर सके, उनको 3000 की व्यवस्था हो सके। हम इस बात की लड़ाई लड़े, लंबे समय तक संघर्ष किया, मुख्यमंत्री जी को एहसास कराया, उन्होंने CCC की व्यवस्था कराया, O लेवल की व्यवस्था कराया, 15,000 देकर के 1 साल की ट्रेनिंग कराया, 15,000 की व्यवस्था कराया। हमको विकलांग कल्याण विभाग दिया गया था, हमने उसका नाम बदलवाने के प्रस्ताव रखा। माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दिव्यांग सशक्तिकरण किया। 300 पेंशन था, हमने उसको 1200 कराने का प्रस्ताव रखा, फिर हमने कहा 3000 प्रस्ताव रखिए इसका, हम सत्ता से हटे, और हम वहां जब 300 से हम 500 कराए तो ये हमारा विवादित हो गया। ये भाजपा के विरोध की बात हो गई या गठबंधन के विरोध की बात? इसको प्रचारित किया गया, इसको अखिलेश जी ने या विपक्ष के जितने पिछड़े दलित नेता हैं ये प्रचारित किए कि ओम प्रकाश राजभर बढ़ रहे हैं, इनको बदनाम करो। अब बदनाम चैनल वाले भी करते हैं, ऐसा नहीं है, स्क्रिप्ट लिखते हैं, ओम प्रकाश राजभर के विवादित बोल, और उसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि गरीबों को राशन कार्ड मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए, और शौचालय बनना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। अंदर बोल कुछ और रहे हैं, गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, उसके अंदर बोल रहे हैं सामाजिक न्याय की बात, और हेडलाइन क्या बन रहा है, देखिए विवादित बोल। अच्छा, ये अगर ये फंडा है तो मैं ये मान के चलता हूं कि 27 में अगर सत्ता परिवर्तन होगा इन केस, तो ओम प्रकाश राजभर अपना खटोला इधर से उठा के इधर रख लेंगे। देखिए, राजनीति में क्योंकि आप ये बात कह रहे हैं ना कि भाई बिना सत्ता के कोई काम किया नहीं जा सकता, किसी का भला हो नहीं सकता। इन केस अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो क्या इरादा फिर तो कहीं और का भी देखा देखिए, हमारा किसी नेता से कोई मनमुटाव नहीं है, हमारा प्रेम अखिलेश जी से बहुत अच्छा है। अच्छा, हम उनको एक बेहतर लीडर मानते हैं कि उन्होंने विरासत में सियासत पाया, और माननीय ओम प्रकाश राजभर संघर्ष से सियासत पाए। फर्क बस इतना, हम श्री ओम प्रकाश राजभर जी और श्री अखिलेश यादव जी को इनके संघर्ष को खाली पढ़ाना चाहते हैं कि आप देखो 37 साल संघर्ष करके एक गांव में ऑटो चलाते हुए और तमाम अपने सब्जी खेती करते हुए, गलीचा बीनते हुए यहां तक सफर किए हैं। और वही अखिलेश जी का सफर आप देखेंगे, अगर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी नहीं होते तो क्या ये मुख्यमंत्री हो जाते? कौन बना देता इनको मुख्यमंत्री? उनके संघर्षों के दम पर। हमको कौन संघर्ष करके दिया है बताइए? हमारे नेता संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। हम जमीन पर जाकर गांव में लोगों के दुख में खड़े हो रहे हैं, सुख में खड़े हो रहे हैं, मुसीबत में खड़े हैं, उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जनता हमको क्या स्वीकार नहीं करेगी? जनता ने हमको स्वीकार किया, और अखिलेश जी ने इन चीजों को घुमाया। देखिए, ये तो बात है, संघर्ष तो एक ही व्यक्ति करता है। मुलायम सिंह ने संघर्ष किया, उनके लोगों ने उनका साथ दिया। आपके पिता संघर्ष कर रहे हैं, आप उनका साथ दे रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी जो इस तरीके से चलती है, भाई बीजेपी का फंडा अलग है, मैं बीजेपी को परे रखता हूं, लेकिन जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सब, फारूक अब्दुल्ला ने संघर्ष किया तो उमर अब्दुल्ला ने सत्ता पाई, बिहार में लालू यादव ने संघर्ष किया तो तेजस्वी सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। तो क्षेत्रीय पार्टियों का तो यही सियासी वजूद है ना, ये पॉलिटिकल सिनेरियो यही होता है।
भाई वो संघर्ष करके जैसे पेड़ लगाए और पेड़ में जब फल आया तब थम आया। हम क्या कर रहे हैं, जड़ से निकल करके, जो जड़ है ना उसमें पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, उसमें दवाई डाल रहे हैं, सारी पानी समय समय पर दे करके तैयार कर रहे हैं। और तैयार करके जब उसमें से फल आ रहा है हमारे सामने, उसी वृक्ष से आ रहा है। तो 6 एमएलए तैयार हुए, 2017 में 4 एमएलए तैयार हुए, 2022 में 6 तैयार हुए, 1 एमएलसी बनाए गए। क्या एमएलसी हम नहीं बन सकते थे? क्या एमएलसी और कोई नहीं बन सकता था? हमारे परिवार का सदस्य नहीं बन सकता? लेकिन यह देखा गया कि हमारे समाज में गरीब कमजोर कार्यकर्ता कौन संघर्ष करके आए, उसको एमएलसी बनाया गया। और बनाकर यह नजीर दिया गया कि जिसके पास साइकिल नहीं है उसको साइकिल का इंतजाम कराने के लिए माननीय ओम प्रकाश राज ने एक ऐतिहासिक काम किया कि उसको एमएलसी बना करके ऐतिहासिक काम किया कि समाज में एक नया नजीर पेश किया कि जो आरोप लगाते हैं फर्जी नेता लोग कि ये इस तरह करते हैं, 3 बाप बेटा ऐसे कहते हैं ना, 3 तो बात करते हैं, बाप बेटा बाप बेटा। बाप बेटा की तरह संघर्ष करना हो ना तो पैंटवा में जो अंदरवा चड्ढिया है ना वो गर्मी से फट जाएगी और सड़क जाएगा, पता नहीं लगेगा कि अब कहां संघर्ष कर रहे। इतना संघर्ष है, 22 के बाद 24 का चुनाव हुआ, लोकसभा में क्यों नहीं जीत पाए? लोकसभा की लड़ाई दूसरी हो गई थी। हाँ। लोकसभा की लड़ाई विपरीत हो गई थी। लोकसभा की लड़ाई धोखे में और झूठ पर चला और भ्रम के आधार पर चुनाव जीते गए। अखिलेश जी और राहुल गांधी की जोड़ी 2017 में भी था। क्या किया था? 2 लड़कों की जोड़ी चली थी। उसके बाद बड़ा गठबंधन हुआ था 2019 में। सारे चैनल वाले कह रहे थे कि सब खत्म सब खत्म। उस समय भी 2014 में भी सरकार प्रचंड बनी, 2019 में भी प्रचंड बनी। अब 2017 कैसे हार गए थे? क्यों हारे थे? वही गाजीपुर, वही बलिया, वही मऊ, वही आजमगढ़, वही देवरिया, वही कुशीनगर, वही महाराजगंज, वही श्रावस्ती, वही बहराइच, वही बनारस, चंदौली, जौनपुर। हवा निकल गई थी भाजपा की, ये समाजवादी पार्टी वालों की। वहां भाजपा सभी सीट पर जीती थी। क्यों जीती थी? और सेम वही पैटर्न जब 2022 आया तो उन इलाकों में बीजेपी क्यों हार गई? 2017 में वहां बीजेपी जीती थी, 2022 में वहां भाजपा क्यों हार गई? आपके साथ गठबंधन था, सपा के साथ। ये आकलन जो मैच्योर पॉलिटिशियन होते हैं, जो सामाजिक अनुभव संघर्ष को देखते हैं, अध्ययन करते हैं, जमीन पर सारी चीजों को देखते हैं, उनको पता चलता है कि ये वोट किस तरफ जाता है और कौन लेके जा पाता। सारी लड़ाई वोट की है। आज अखिलेश जी सत्ता के लिए व्याकुल है। वो हमसे कहते हैं ना कि रात भर गठबंधन बदलने के लिए सोचते हैं। ये एक व्यक्ति पर आपने आरोप नहीं लगाया, ये पूरे समाज को आपने अपमानित किया। और अपमानित ऐसे नहीं किया, आपको यह दर्द हो रहा है कि ओम प्रकाश राजभर ने जो सत्ता का दरवाजे पर नो एंट्री का बोर्ड लगाया है वो कैसे ही हट जाता और ये हमारे साथ आ जाते तो फिर हमारा काम हो जाता। तो ये दरवाजा दोनों तरफ खुल रहा है, इधर भी भाजपा की तरफ भी खुल रहा है, उधर भी खुलेगा क्या? नहीं, हमारा दरवाजा अभी भाजपा के लिए पूरी तरीके से खुला है। एक तरफ खुला हुआ है, एकदम दोनों तरफ खुला है। नहीं, दरवाजा ये वाला लगा है ना। हाँ। एक तरफ हैंडल है उसकी और इधर भी खुलता है, इधर वाला बंद है, इधर वाला बंद है। अभी इधर वाला चाबी मिल जाएगी, नो एंट्री वाली है, नो एंट्री है। क्योंकि चाबी तो चाचा के हाथ में थी। बेचारे गए थे बड़ी उम्मीद के साथ कि मुझे न्याय मिलेगा, सम्मान मिलेगा, अब मेरा कद बढ़ेगा। और जब से चाचा चाबी थमा करके साइकिल पर बैठे, अपने कुछ लोगों को बैठाए, तब से बेचारे को पंगु बना दिया गया। बोलने की क्षमता नहीं है, वो कहीं है। हमको लगता है कि अखिलेश जी ये देखते हैं कि कहीं इनको हम बड़ा नेता बना देंगे तो ये हमारी पट्टी कब्जा कर लेंगे। और ये बयान बड़े नेताओं ने दिया समाजवादी पार्टी के। किसने दिया? आजम खान की पत्नी का बयान सुना आपने? क्या कहा उन्होंने? अभी बयान दिया कि अखिलेश जी अगर हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि अखिलेश जी हमारे साथ खड़े। नहीं, ये नहीं बोला उन्होंने। आपने बयान पूरा सुना नहीं। पत्रकारों ने उनसे पूछा आपको क्या समाजवादी पार्टी से कोई उम्मीद है, तो उन्होंने ये कहा कि हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं, हमें सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है। ये शब्दशाह मैं आपको बता रहा हूं, यही उन्होंने कहा। उसमें अखिलेश यादव का कोई नाम नहीं। अखिलेश जी ने बयान क्या दिया? अखिलेश जी ने क्या कहा बताइए? बयान उन्होंने दिया कि हमें भगवान पर भरोसा है कि भगवान ही उनको बचा सकते हैं और हमारी सरकार आएगी तो हम उन पर विशेष ध्यान देंगे। अखिलेश जी, अच्छा मैं आपसे ये सवाल करता हूं, अखिलेश जी आजम खान के लिए क्या कर सकते थे जो उन्होंने नहीं किया? हमने देखा कि जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी राजनीति करते थे तो जब भी किसी कार्यकर्ता पर जुल्म होता था, अत्याचार होता था,
तो जिले के जिले धरना प्रदर्शन चलाते थे, आंदोलन करते थे, न्याय के लिए मांग करते थे। आप बताओ इनके कार्यकाल में एक भी धरना प्रदर्शन उनके लिए हुआ हो? 20% आबादी मुसलमान की है, आप उनको गुलाम बना के रखेंगे, उनको मजदूर बना के रखेंगे, उनको अहंकार में रखेंगे, अपना अहंकार गुरूर में रहोगे कि तो हमारे साथ चट्टानों की तरह हैया है, कहां जाएंगे, आप उनको पंचर बनाने की हैसियत में रखेंगे, तो फिर वो व्यक्ति 20% का आदमी, जैसे आप साइकिल का जो छतरी होता है पीछे वाला, उस पर बैठाए रहेंगे काफी देर तक, और वो चल रहा है खराब रोड पर और उछल कूद रहा है उसी पर, तो उसका पीछे वाला लाल नहीं होता है। वो 20 साल से पीछे बैठे बैठे उसका लाल हो चुका है। अब वो कह रहा है कि थोड़ा हमको भी हंडिलिया थमा दीजिए, थोड़ी सीटियां बैठ जाए, थोड़ा हमको भी आनंद आ जाए। यह बतिया तो उनको तकलीफ है कि अच्छा ये मांगेंगे अब हिस्सा कि हमको मुख्यमंत्री। बात यहाँ है कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनाने की जब बात आती है, ये मुसलमान के किसी परिवार को कह दें कि हम इसको मुसलमान मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप जो बात कह रहे हैं 20% आबादी उनकी, 8% आबादी इनकी। जो बात आप आजम खान के लिए कह रहे हैं, अब्दुल्ला आजम जो उनके बेटे हैं, जो सीतापुर हरदोई जेल से जब अभी बाहर आए हैं, तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उनसे पत्रकार ने यही बात पूछी कि क्या अखिलेश यादव ने आपकी पूरी मदद की। उन्होंने ये बात कही कि अखिलेश जी ने हमारी पूरी मदद की। मदद दो तरह से होती है, एक दिखाने वाली होती है, एक बगैर दिखाने वाली होती है। अखिलेश जी ने जो मदद की उसे दिखाया नहीं, उसे जताया नहीं, उन्होंने हमारे परिवार के साथ पूरी मदद की। यही मदद किया कि अभी तक जेल में है, मिलने नहीं गए, यही मदद होती है। एक बार बताओ कि जिन्होंने 4 बार सरकार बनवाया हो, जिस समाज ने, और उस समाज का नेता इतने वर्षों से जेल में है, आपको फुर्सत नहीं है मिलने के लिए? जा तो रहे थे ओवैसी जी मिलने के लिए, मना तो कर दिया था। मैं अंदर की बात बताता हूं, अखिलेश जी स्वतः चाहते हैं खत्म हो जाए। ये खुद जितने स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के समय के नेता हैं, वो सभी नेताओं को देखना नहीं चाहते, बस उनके अगल बगल बैठ जाते हैं, उसी में उनकी फजियत होने लगती है कि कैसे आके बैठ गए, जबरी उठा के जल्दी दिखवाते हैं कौन ऐसे हैं तो थोड़ा करो सरक जाए यहां से। ये स्थिति है। अब वही फर्जी लोगों को बैठा करके जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है, जवानी कुर्बान हो, हाँ वही पूछते हैं जो अपना बूथ नहीं जीतते हैं, जो अपने समाज का 50 वोट इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, इनकी सलाह लेते हैं, इनकी राय लेते हैं, इनके विचारों पर वो काम करते हैं। तो ये देखिए लोकसभा के चुनाव, अगर लल्लू सिंह जी सांसद जो अयोध्या के थे, अगर उन्होंने बयान नहीं दिया होता कि 400 पार आने के बाद हम आरक्षण बदल देंगे ना, तो ये हालत नहीं होती। उनके बयान के बाद मथुरा के बयान अरुण गोविल जी ने, सांसद ने बयान दिया कि हम संविधान बदल देंगे। ये बयान छोटे बयान नहीं थे, ये बयान झकझोर देने वाले ओबीसी दलित के परिवारों में था। उनके समाज में एक तरीके से आपने करंट पैदा कर दिया कि हमें आपके साथ नहीं रहना, और यही नुकसान बीजेपी को हो गया कि हम आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अखिलेश जी ने बयान दिया था कि 2024 चुनाव के बाद वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। क्या नहीं दिया था बयान? और हम लोग क्या कहते रहे, ना संविधान खत्म होगा, ना आरक्षण खत्म होगा, लोकतंत्र खत्म होगा, और सरकार हम लोग पिछली बार बनाए। ये बात आप कन्वे नहीं कर पाए। ये कन्वे नहीं कर पाए, ये हमारी कमजोरी थी, ये समाज के बीच में मैसेज नहीं जा पाया, और बड़े नेताओं ने इसको हल्के में ले लिया, और हल्के में लेने का नतीजा रहा कि परिणाम विपरीत हो गए। और आज की राजनीति या प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति में है कि जब भी कोई दलित पिछड़े वर्गों के खिलाफ बोलेगा या उनके हकों पर लूटने का काम करेगा, तो कहीं ना कहीं ये दुर्गति इनकी होगी। और मैं कह रहा हूं 3 अक्टूबर 2013 को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा यह बात कि ओबीसी और दलित वर्गों में यादव, अहिर, ग्वाल, ढड़होर, चमार, जाटव, धुसिया, यह जातियां नौकरियों में अपनी आबादी से ज्यादा आरक्षण का लाभ ले लिया। इस पे रोक लगाने की जब आई बात, तो आप उठा कर देखिएगा पूरे 2012 से लेकर के 17 के बीच के एक भी स्टेटमेंट अखिलेश जी का नहीं आया है कि हम इसको पालन में लाएंगे। स्टे लिया था उस समय सुप्रीम कोर्ट से जाकर के कि हम इस हाई कोर्ट के फैसले को लागू नहीं होने देंगे। उस समय यही था कि जो ए बी सी डी जो ग्रुप था, कि ग्रुप ए की इतनी भर्तियां, ग्रुप बी की इतनी भर्तियां, उसमें आबादी 59% आबादी अकेले हिस्सा ये जातियां उठा ली थी। इसी पर तो विवाद हो गया, और यही विवाद की बात माननीय ओम प्रकाश राजभर कहते हैं तो विवादित बयान हो जाते हैं। आप मुसलमानों की बात कहते हैं, मंत्री जी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, लेकिन बावजूद इसके जो मुसलमानों के लिए जुड़ाव या उनके प्रति जो जुड़ाव होना चाहिए वो कहीं मिस दिखता है। मंत्री जी के कुछ बयान हैं, वो कहते हैं कि मदरसों में नोट छापने का कारोबार होता है, वो कहते हैं कि मदरसों से आतंकवादी क्यों पकड़े जाते हैं, बहराइच में आप गाजी की मजार हटाने की बात कहते हैं।
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, मुसलमानों का मंत्री, उसके बाद मुसलमानों के लिए, उस इंस्टीट्यूशंस के लिए इस तरीके के बयानबाजी क्यों? बहुत दूर मत जाइए, आप पुराना स्क्रिप्ट बंद करिए, नया स्क्रिप्ट तो आई अभी बलरामपुर में चल रहा है, झिंगुर साहब का। झिंगुर साहब देखा ना, झांगुर क्या चल रहा है उनका, धर्म परिवर्तन कराते हैं। कौन पकड़ा गया? हम पकड़े गए? कोई हिंदू पकड़ा गया? मौलाना साहब जब पकड़े गए, बयान दे रहे हैं कि हमने इतना धर्म परिवर्तन कराया है और इतना करोड़ रुपया हमको ISI से मिला है, ये फलाना फलाना संगठन ने हमको दिया है। कौन कहने जाएगा इसके खिलाफ? बोलिए। सरकार ने जांच शुरू कर दिया और जांच में जो जो खुलासा हो रहा है, यही नहीं, मशीन छपने वाली, पैसा छपने वाली, गिनने वाली मशीन, छापने वाली, गिनने वाली मशीन मदरसा से क्यों मिलता है? असलाहों का बड़ा मिला, आपने नहीं देखा क्या? भूल गया क्या आप? नहीं बताइए। वही बहराइच में। बहराइच में किस मदरसे में आपने नहीं देखा? ये पुराना मसला हो गया। ये पुराना, नया अब बलरामपुर में रहिए, क्या ये बहराइच पुराना छोड़िए। हमने कहा सूर्य कुंड बहराइच में, जिसको आप दरगाह कहते हैं, दरगाह कब बना था और सूर्य कुंड कब था? जैसे हम लोग प्रयागराज जब जाते हैं तो हम लोग प्रयाग में 3 नदियों को दिखाया जाता है, गंगा, जमुनी, सरस्वती। ठीक, आप गंगा यमुना को देखते हैं, सरस्वती को देखते नहीं है। सरस्वती बीच में रहती है, अदृश्य कहा जाता, अदृश्य कहा जाता। आपने देखा कभी? नहीं। लेकिन उसी तरीके से वही बहराइच में जो महाराजा सुहेलदेव राजभर का जो मूर्ति है, वह मूर्ति कब का बना है और उस मूर्ति के सामने जो झील है, बगल में जो झील है, उस झील में यह मान्यता थी कि महाराजा सुहेलदेव राजभर की सेना उसी में स्नान करती थी और उसकी मान्यता थी कि जो भी उसमें नहाता था उसकी मन्नतें पूरी होती थी और उसके शरीर के जो कीटाणु होते थे वही पानी में बह जाते थे। इस मान्यता को प्रचारित हमारे समाज के पूर्वजों ने नहीं कराया, या उस समय जो लोग जीवित थे उन लोगों ने नहीं कराया। जबरी उसी मजार के नीचे जो सूर्य कुंड था, जिस जगह पर हमारे महापुरुष महाराजा सुहेलदेव राजभर नहाते थे, जिस सूर्य कुंड में, आज भी वो सूर्य कुंड उसी के नीचे है, उसी सैयद सलार मसूद गाजी के दरगाह के नीचे सूर्य कुंड है। और उस सूर्य कुंड की पहचान कैसे होगी कि वो सूर्य कुंड था या नहीं था? जब आपने उसको ढक दिया, ढकने के बाद उस पे आपने एक पहले ईटा रखा, फिर उस पे बनाते बनाते आपने एक भव्य बना दिया और समाज में क्या मैसेज दिया कि यहां जो चादर चढ़ाता है उसकी मन्नत पूरी होती है। मन्नत कहां से पूरी होती है? यह मन्नत उस देवता की पूरी होती है जिन्होंने इस देश में लोगों को आगे बढ़ाया और लोगों को सुरक्षित किया और लोगों के सम्मान को बढ़ाया और लोगों को आगे रास्ता दिखाया। लेकिन हमें इतिहास क्या बताया गया कि उनके दरगाह पर चादर चढ़ाने से हमारी मन्नतें पूरी होती। कुछ नहीं होता है। महाराजा सुहेलदेव राजभर का आशीर्वाद होता है उसी सूर्य कुंड के नीचे से, तब लोगों की मन्नतें पूरी होती है। इसीलिए मैंने कहा, यह बयान मैंने ही दिया था और महाराज जी से मिल करके मैंने कहा था कि आप वहां पहले पर्यटक स्थल घोषित कराइए। 180 करोड़ रुपया हम लोगों ने अलॉट कराया था, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने। अच्छा, 180 करोड़ रुपया अलॉट कराए थे, 4 दीवाली घरवाने के लिए, झील की सुंदरीकरण कराने के लिए, वहां भव्य मूर्ति बनाने के लिए और मूर्ति के अगल बगल सुंदरीकरण कराने के लिए। और ये धीरे 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 6 साल के कार्यकाल में, 6 साल के संघर्ष में वहां आपको दिखाई दिया कि 40 फीट की मूर्ति वहां बनी। लेकिन इसमें भी एक खेला हो गया। खेला ये हो गया कि कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जिनको अपने इतिहास भूगोल के बारे में पता नहीं होता है और दूसरे को बाप बनाने घूम जाते हैं। उनके माई बाप का पता ही नहीं होता है और दूसरे को माई बाप को घूम कर कहते हैं हमारा माई बाप है। उसको क्या कहते हैं कि आपने हमारे माँ बाप को अपनाने की कोशिश किया, क्योंकि हमारे माँ बाप वीर थे, महापुरुषों में राष्ट्रवीर थे, राष्ट्र रक्षक थे। तो ये कैसे हो सकता है कि राष्ट्र रक्षक राजभर समाज का हो जाए? और उसको अपनाने के लिए, सूर्यकुंड के लिए आप उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसको हटाया जाना चाहिए और उसको सुहेलदेव राजभर को समर्पित किया जाना चाहिए। और सूर्यकुंड हटा करके वहां भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, भव्य मंदिर। अच्छा, अयोध्या। मगर इस पे तो कोर्ट कचहरी का मामला है, वो कुछ नहीं है, प्रमाण हमारे पास है ना। अच्छा, हमारे पास साक्ष्य। आपको लगता है कि सरकारें अगर रहेंगी बीजेपी की और आप बीजेपी के साथ रहेंगे तो ये काम करा लेंगे वहां? अगर नहीं होता तो 40 फीट की मूर्ति वहां लग पाती। आप मूर्ति तो अलग लगी, आप बताइए। हाँ, वही बात कर रहे हैं। हमने बयान दिया कि मेला नहीं लगेगा। आप बताइए, मेला लगा? आपने तो पूरे प्रदेश में रायता फैलवा दिया, मेला लगा ही नहीं लग पाया। नहीं लगा ना। अगर सही नहीं था होता तो न्यायालय नहीं कहता
कि नहीं ये आप गलत कह रहे हैं, उनकी परंपरा है, पुश्तैनी है, उनका विरासत है, उनकी विरासत पर आप आरोप लगा रहे हैं। ये बात, ये सच्चाई ये है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर को बहुत सारे लोग जान ही नहीं पाए थे। अगर ये भारतीय समाज पार्टी और ओम प्रकाश राजभर जी नहीं होते तो सदा भाई आप भी नहीं जान पाते। अब हर जो वीर रहा है उसके संघर्षों को बताने के लिए एक पार्टी बनानी पड़ेगी, नहीं तभी बन पाएंगे। उनके समाज के लोगों को आगे आना पड़ेगा। पार्टी की जरूरत नहीं है, पार्टी तो हमारी काफी है। अगर हमारी पार्टी नहीं होती है आज के डेट में बता दे रहा हूं, तो बहराइच में कोई झांकने नहीं जाता। मैं चैलेंज कर रहा था अखिलेश जी को कि अयोध्या में आप भगवान राम का भव्य मंदिर बना 500 साल बाद, और उसी भव्य मंदिर बनाने में सबसे बड़ा योगदान महाराजा सुहेलदेव राजभर के सैनिकों का था। आप स्वीकार नहीं करेगा कोई। क्यों? कि जब उस मंदिर को तोड़ने के लिए, भव्य जो भगवान राम के मंदिर को तोड़ने के लिए जब विदेशी आक्रांता यहां बढ़ा था, तो धाराशाही करने का काम महाराजा सुहेलदेव राजभर ने किया था। वो बहराइच से वहां आगे नहीं बढ़ पाया अयोध्या, और आज भी अयोध्या जाकर देखेंगे तो महाराजा सुहेलदेव राजभर के सेना आज भी वहां मूर्ति बनाकर के वहीं स्थापित है। कोई बताया आज तक? आप भी जब जाइएगा उधर भी मंदिर बनवाएंगे? हाँ, बना हुआ है। अच्छा, बना है। आप जाइएगा जब भगवान राम के मंदिर के सामने चलिएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मंदिर आज तक किसी ने चर्चा में लाया ही नहीं कि भैया यहाँ भी हमारे महापुरुष हैं। क्योंकि आप बनारस चलिएगा, जी राजा बंदार जो है हमारे बनारस में दशाश्वमेध घाटवा पर है, लेकिन उनको कोई नहीं बताता है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर वाली वंशज यहाँ भी है। क्योंकि बड़ी लड़ाई लड़नी है, बहुत लड़ाई लड़नी है। जब तक इतिहास, देखो समाज में जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों को कदर नहीं करता, वह समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। और तरक्की के रास्ते में ले जाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर ने देश के सामने इतिहास रख दिया। सब लूटने में लगे सब लूटने में लगे। लूटो, यही इतिहास देश के लिए आगे बढ़ाएगा। लूट की बात, और ये भी बात कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री ने कहा, छोटी मोटी बात नहीं है, 15 से ज्यादा प्रधानमंत्री बने, लेकिन एक भी प्रधानमंत्री नहीं कहा कि जब तक महाराजा सुहेलदेव राजभर के आदर्शों को भारत नहीं होगा तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कहा। देश के राष्ट्रपति के ट्विटर पर कभी आपने देखा है कि महाराज सुहेलदेव राजभर के नाम पर जयंती? आप गठबंधन के बड़े यही है। अखिलेश जी को मैं कह रहा हूं कि अखिलेश जी अपने कार्यालय में जो बैनर लगाते हैं, होर्डिंग लगाते हैं, या अपने कार्यालय में जो टीवी पर चलाते हैं, उसमें भी सुहेलदेव राजभर की फोटो लगा दिया करिए। नहीं लगाएंगे तो आपके चेला लोग जो झिंगुर लोग पैदा किए हुए हैं, अपने पटिया में रखे हुए हैं, लंपट टाइप के जो नेता रखे हैं, ये लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे। इसलिए अच्छे से महाराजा सुहेलदेव राजभर के साथ साथ सभी महापुरुषों का सम्मान करिए। अभी तो बड़ा तकलीफ हो गया बात की कि अभी हाल ही में संतराम बीए प्रजापति समाज के महापुरुष अभी जयंती। अरे ऐसे तो हर समाज के बहुत सारे महापुरुष। अरे भैया, महापुरुषों पर डिस्कशन हम लोग किसी दिन और करेंगे। का सम्मान क्या कहते हैं कि हम महापुरुष का मूर्ति लगाएंगे। महापुरुषों के सम्मान में अरुण राजभर आगे मैदान में, ये दूसरा सवाल पे आते, बड़ा लंबा चर्चा का विषय हो जाएगा। अभी आपने एक बात कही थी, अभी जो यूपी पुलिस की भर्ती हुई उसमें 60,000 लोगों की भर्ती हुई है, सरकार का बड़ा अचीवमेंट था, और आप कह रहे हैं उसमें 19,000 यादवों की भर्ती हो गई है। यही तो पारदर्शिता है, यादव, यही तो साहस है, यही तो सरकार का एक सही देश के सामने एक नजरिया कि उनकी सरकार में, अखिलेश जी की सरकार में चिट्ठी शिवपाल जी बनाते थे। आदरणीय शिवपाल जी की चिट्ठी जाती थी कि इतने पुलिस की भर्ती में इतने लोगों को करना है, यादव बिरादरी को, इतने मुसलमान को करना है, अब बाकी लोगों को झुंझुना थमा देना, किसी को 5 ठो, किसी को 2 ठो, किसी को 4 ठो, किसी को 1 ठो, ऐसे थमा के छोड़ देना। आपको याद होगा 2013 में इटावा, मैनपुरी, एटा, कासगंज, इन इलाकों में 46,410 पुलिस की भर्ती हुई थी, और अकेले 33,000 अखिलेश जी ने अपने इलाकों में दिया था। जिस इलाकों से ये आते हैं, पूर्वांचल में 11,000 पुलिस की भर्ती में। बहुत सारे ऐसे थे जो जिले के जिले यादव भरे पड़े थे। जब इसका विरोध सामान्य वर्ग के लोगों ने किया, अति पिछड़े वर्गों के लिए किया, दलित वर्ग में अति दलित लोगों ने किया, तो बनारस की 4 दीवारी तोड़ दी गई थी। पुलिस चौक, वहां जो पुलिस का वो है इंचार्ज पुलिस बैठते हैं वहां, वो पुलिस पूरा हेडक्वार्टर के सामने तोड़ दिया गया था 4 दीवारी। मगर ये जो बात आप कहते हैं कि यादव की भर्ती हुई, इस बात को लेकर के आपको याद होगा अखिलेश यादव जब सदन में विपक्ष में थे, ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी की थी। अखिलेश यादव ने कहा था प्रमाण प्रस्तुत कीजिए, ये बातें ऐसे मत कीजिए, तो सरकार इसका कोई प्रमाण पेश नहीं करता। प्रमाण पेश कर दें। अनिल यादव कौन थे? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष क्यों बनाए गए थे? दूसरे बिरादरी नहीं बन सकते। अब यही भर्ती अगर हो रही है, इसमें यादव भर्ती 19,000 हुई, आप कह रहे हैं पारदर्शी हुई। उसी विषय पे आ रहा हूं ना, आप दूसरी तरफ लेकर चले जाएंगे। उनकी सरकार, अधीनस्थ चयन आयोग,
अभी आप 40,60,244 पदों की भर्ती में देखेंगे जो 27% आरक्षण है और जो 22% आरक्षण है। इन 27 और 22% में सबसे ज्यादा आरक्षण का लाभ मजबूत यादव और मजबूत पिछड़े वर्ग के लोगों ने उठाया। और 19,000 मैं इसलिए कह रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 19,000 अकेले इसलिए ले लिए क्योंकि जो मेरिट बना हुआ था उस मेरिट में अति पिछड़े वर्गों के लोगों का मेरिट कम कर दिया गया था और वहीं से छट गए थे। मतलब ये काबिल नहीं है, ये आरक्षण के आधार पर भर्ती है, ये जबरी कर भर्ती होते हैं। जैसे क्या है, ये दूध पीते हैं, थोड़े शरीर से दहंगर है, गरियाने में माहिर है, झगड़ा करने में माहिर है, जमीन कब्जा करने में माहिर है, लोगों को प्रताड़ित करने में माहिर है, तो तमाम चीजें इनके प्रमाण पत्र हैं, तो उस प्रमाण से ये लोग लड़ते हैं। अब उसमें आरक्षण एक जो प्रावधान है उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, और जब क्वालिफाई कर जाते हैं तो 19,000 कब्जा कर लेते हैं। यही कब्जा रोकने के लिए 7% ही कब्जा चाहते हैं कि इनको खाली 7% मिले, कोटे में कोटा हो बस। जाएगा तो नहीं, इनको 7% मिले, 9% जो कमजोर है पिछड़े में उनको मिले, और 11 जो एकदम कमजोर है, अगर इनका साथ होता तो 9 इनका भी होता, 11 इनका होता। यही लड़ाई अखिलेश जी को पसंद नहीं आती है, यही लड़ाई पिछड़े वर्ग के नेताओं को नहीं पसंद आती है, और यही लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ रहे हैं। मैं आपको लिख के दे रहा हूं आपके पॉडकास्ट में कि आने वाले समयों में इस देश में रोहिणी आयोग, कोटे में कोटा की व्यवस्था कोई लागू करेगा तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा कोई नहीं करेगा, और यही सरकार करेगी। जाति जनगणना, यही अखिलेश जी कहते थे कभी नहीं होगा, भाजपा विरोधी है ओबीसी की, दलित विरोधी है, ये तो सामंतवादियों की पार्टी है, ये तो ठाकुरों की पार्टी है, इनकी पार्टी, उनकी पार्टी, ये बताते हैं ना। आज बताइए, अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर यहां नहीं होते तो क्या ये कांग्रेस पार्टी वाले जाति जनगणना करा दिए होते? क्या अखिलेश जी इसी राज्य में जाति जनगणना करा दिए होते? नहीं करा पाते। आज श्रेय लेने के लिए बेचारे छटिया रहे हैं कि श्रेय मिल जाता, श्रेय मिल जाता। उनका मुद्दा ही जमीन से खिसक गया और इनके पास अब कुछ बचा नहीं। देखिए, मुद्दा विहीन लोग हो गए, अब इनके पास मुद्दा बचा नहीं। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने इनके मुहम्मा में से मुद्दा निकाल, मुहम्मा में डाला जो था ना वही अटका दिया। अच्छा, ये बताइए कि ये जो अखिलेश जी आरोप लगाते हैं योगी जी और मोदी जी में इंजन के टकराने वाली, इसमें कितनी सच्चाई है? ये दिल्ली का इंजन और यूपी का इंजन जो वो कहते हैं, कैसे रिश्ते हैं दोनों के बीच में, योगी और मोदी जी के? देखिए, इंजन जितना अच्छा है, देखिए अगर दूसरे कमरे में झांकना हो तो स्पेशलिस्ट तो हो गए कि अब अपना कमरा नहीं झांक रहे हैं, हमारे कमरा में क्या है, माल अपने कमरा से गायब उनका हो जा रहा है उनको पता तक नहीं लग रहा है। और दूसरे कमरा में अगर दोनों इंजन कमजोर होता तो तीसरी बार सरकार होती। केंद्र में अगर तीसरी बार सरकार बनी है तो ये इंजन, जैसे क्या होता है कि अगर बेहतर इंजन है और वो चल रहा है तो पीछे पैसेंजर बनकर के सभी लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। अगर इंजन कमजोर रहे तो प्लेटफॉर्म पर खड़ा ना हो जाए। नहीं, तो वो इंजन टकराने वाली बात कहते हैं कि योगी जी को वहां पसंद नहीं किया जाता, उनके फॉर्मूलों को यूपी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ये सारे जो आरोप लगाते हैं। देखिए, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। अगर पसंद नहीं किए जाते तो 8 साल से मुख्यमंत्री कैसे बनकर बैठे रहते? ये सिर्फ मालूम है क्या है, ये सिर्फ भड़काने का, ये सिर्फ अफवाह फैलाने का, क्योंकि वो कमरे में बैठे रहते हैं। ठीक, ठंडा एसी टेम्परेचर किए हुए हैं 28 का, 27 का, 26 का, 22 का किए हुए हैं। हाँ, पूरा एकदम ठंडा हुआ है। ठंडे में सोच रहे हैं, सपने में आ रहा है अरे यार क्या बोलूं आज, तो ट्विटर पर आकर के 4 लाइन लिख दे रहे हैं। हाँ, मोदी जी और योगी जी में पट नहीं रही है, अमित शाह में योगी जी में पट नहीं रही है। आप किसकी टीम के हैं? आप लोग किसकी टीम के हैं? देखिए, हम 24 करोड़ देश के, जो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता है, जितने लीडरशिप हैं सबके साथ हैं। देश में हम जितने लीडरशिप हैं सबके साथ हैं। हमारा ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, हमारे सब मित्र हैं। हम किसी को दुश्मन नहीं बनाते। चलिए, आपने बहुत अच्छी बातें कही। अब हम लोग अपने सेगमेंट के कुछ दूसरे फॉर्मेट पे आते हैं। राजनीति की आपने बहुत सारी बातें कर ली हैं, कुछ और भी बातें कर लेते हैं। अब मैं आपको कुछ 2-4 नेताओं के नाम लूंगा, आपको उनको शॉर्ट में उनके बारे में ब्रीफ करना है, बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं देना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पहला नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी देश के लिए एक राष्ट्र निर्माता है और उन्होंने राष्ट्र को बेहतर करने के लिए ओबीसी वर्गों को, दलित वर्गों को, कमजोर वर्गों को साहस देने का काम किया। योगी आदित्यनाथ, उन्होंने उत्तर प्रदेश को बदला, नया उत्तर प्रदेश बना के दिखाया है और उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है और एक नया राजनीति दिखाया कि आप उत्तर प्रदेश में कोई गलत नहीं कर सकता है और सबके साथ न्याय करने का पारदर्शिता दिखाया। केशव प्रसाद मौर्य, पिछड़े वर्गों की राजनीति में एक संघर्ष करके यहां तक आए और सत्ता के शिखर पर पहुंचते पहुंचते थोड़ा रुक गए, लेकिन संघर्ष करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। ब्रजेश पाठक, अच्छा नेता है,
समाज में, ब्राह्मण समाज में अच्छी पकड़ है और उत्तर प्रदेश के एक बड़े लीडर हैं और प्रदेश के लोग उनको स्वीकार करते हैं, इसलिए डिप्टी सीएम बने हैं। अखिलेश यादव वो अच्छे नेता हैं, समझदार कम है, दूसरे की बातों पर ज्यादा आते हैं, अपनी बात कम समझते हैं। जिस दिन अपनी बात समझने लगेंगे, दूसरे का राय लेकर के उसी को अपना लेंगे, उसी दिन वो फेल होते रहेंगे, क्योंकि ये हमेशा पीछे की सोचते हैं। जिस दिन आगे की सोचेंगे उस दिन आगे बढ़ जाएंगे। राहुल गांधी, लोग उनको अच्छे नेता हैं, ये समाज में, देश में एक उन्होंने नई पहचान बनाया है और उन्होंने आंदोलन जो चलाया था, पैदल यात्रा, उस यात्रा की वजह से उनकी चेहरे में बदलाव आया है कि जो उनको पप्पू लोग कहते थे, अब वो पप्पू से बाहर निकल आए। चंद्रशेखर रावण चले तो अच्छे कारवा लेकर के, लेकिन लड़खड़ा गए, फिर अंधेरे में जा रहे हैं, गलत रास्तों पर चले गए। मायावती, हाँ, लीडर अच्छी हैं, वो राजनीति के अच्छे लीडर हैं और महिलाओं में अगर कोई अच्छा लीडर बन के उभरा तो बहन मायावती ने उभरा है और उन्होंने एक उत्तर प्रदेश में जो करना चाहिए उसको उन्होंने करके 4 बार की सरकार में दिखाया कि कमजोर को कैसे मजबूत किया जाता है और सत्ता से कैसे लोगों का विकास किया जाता है और लोगों को परिवर्तन कैसे किया जाता है। अनुप्रिया पटेल, हाँ, उनके परिवार में लड़ाई चल रही है, आपस में लड़ करके लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके राजनीति में समाज को गलत दिशा में भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि कुछ दिनों से सही रास्ते पर आने का कोशिश कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, अच्छे नेता हैं, संघर्षशील नेता हैं, लेकिन बीच में विवादों में फंस गए। अखिलेश जी के शरण में जब से गए हैं तब से उनका नशा उनके तरफ का हो गया, इसलिए वो बेचारों वो गड़बड़ हो गए, उनका रास्ता भटक गया, रास्ते से भटक गए, बेचारे भटके हुए राही भी घूम रहे हैं, कभी रास्ते मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे। संजय निषाद, हाँ, एक नारा रटे हुए हैं, 4 लाइन का, आप वही रोज पढ़ते हैं और वहीं से कहते हैं कि हम क्रांति लाएंगे। क्रांति लाएंगे। कुछ पर्सनल आपसे भी बात हो जाए? पिक्चर विक्चर देखते हैं? हाँ, बहुत अच्छा देखते हैं। हॉल पे देखते हैं कि ये ओटीटी वगैरह? कभी कभी, अब पहले तो ओटीटी के बारे में जन्म नहीं करते थे। अच्छा, पहले ओटीटी नहीं जानते थे, नेटफ्लिक्स नहीं जानते थे, प्राइम वीडियो नहीं जानते थे। हम लोग यूट्यूब जानते थे और हम थिएटर में जाकर के अच्छे अच्छे जो मूवी आते थे उसको हम लोग देखते थे और उस मूवी से जो सीख मिलती थी उसको हम लोग धरातल पर जाकर के से, और क्या, हर पिक्चर से कौन सी सीख? बहुत सारी सीख मिलती है। आप सूर्यवंशम उठाकर देखिए, हाँ, सूर्यवंशम पिक्चर उठाकर देखिए, उसमें क्या सिखाया जाता है? क्या? समाज को एकजुट करिए। सूर्यवंशम तो टीवी पे इतना, ये हाल में देख के आया उसे? हमने ओटीटी पे ही देखा था, अभी 24 पे पड़ गया है। अच्छा। बहुत 3 इडियट भी आया था, बहुत सारे पिक्चर, सिंघम 3 आया। अभी रिसेंट की कौन सी फिल्म देखी? अभी हम लोग आप भी देखे थे, एक आया था स्त्री 2। अच्छा, स्त्री 2 या 3 कुछ आया था, इसे वही देखा। बढ़िया। राजनीतिक जीवन में परिवार को समय दे पाते हैं? और क्या, पूरा देते हैं, पूरा देते हैं, पूरा देते हैं। देखिए, राजनीतिक जीवन ऐसा है, ये परिवार और राजनीति एक ऐसी विषय है कि अगर आप जनमानस की तरफ जाएंगे तो इधर वाला नहीं दिखाई देता है, इधर जाएंगे तो उधर वाला कमजोर होने लगता है। इसको बैलेंस करके लेके चलना पड़ता है। बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन करने की कोशिश करते हैं। ससुराली नाते रिश्तेदारी ब्याह में जा पाते हैं? नहीं, बहुत कम जा पाते हैं। पत्नी कहती नहीं है कि वहां नहीं जा पाए हमारी? उसके लिए पहले से हमको प्लानिंग करना पड़ता है, कोशिश करते हैं, जाते हैं, बहुत जल्दी चले आते हैं। अच्छा, हाँ, जाते हैं, ये है कि इग्नोर नहीं करते हैं। दोस्तों के साथ बैठकी होती है? आज तक जितने मिले सब गुरु मिले, चेला कोई नहीं बना, सब गुरु मिले हमको। और कामयाबी के साथ, जब आदमी कामयाबी के रास्ते पर होता है तो सब चेला लोग आकर के गुरु का प्रणाम करते हैं। अरे भाई साहब नमस्कार, हमके आज तक कहाँ थे भैया? दोस्तों की बात में कह रहा हूँ। हाँ, मैं दोस्तों की बात कर रहा हूँ। जितने दोस्त मिले सब गुरु मिले, चेला कोई नहीं बना हमारा। कोई ऐसा दोस्त जो अरुण राजभर का बड़ा दिल नवाज हो, कभी अरुण का दिल घबराता हो तो लगा देते हैं, हाँ भाई कहाँ हो, आओ यार आज बैठिए? ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिससे बातचीत हमारी होती है। कुछ होते हैं जो जैसे समय के साथ बदल जाते हैं। हाँ, कमजोर जब अब तक आदमी रहता है, हाँ, तब तक उसके यहाँ कोई नमस्कार नहीं करता। जैसे ही मजबूत होता है ना, हाँ, दिन भर में 13 बार नमस्कार ही होता है। तो वो दोस्त मतलब अभी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अपने दिल की बात हम लोग बताते हैं, हम उनकी बात हम अपनी बताते हैं, तो उसमें से जो रास्ता निकलता है उस रास्ते पर हम लोग चलते हैं। हर जिले में हमारे दोस्त हैं। हम जैसे कि हम बहुत शुरू से ही हम लोगों को जोड़ करके रखते थे और लोगों को लेकर चलने का प्रयास करते हैं। कोई हो, किसी जाति, किसी एक दोस्त का अगर नाम लेना हो कि यार उसकी कमी कई बार खलती है लखनऊ में? नहीं, लखनऊ हम लोग थे ही नहीं। नहीं, अभी भी अगर अरुण राजभर का कभी मन करे, मान लीजिए अभी आपका बारिश हो रही है, बढ़िया मौसम है, घर परिवार पे नहीं जाना है अभी, तो कोई एक ऐसा दोस्त जिसको फोन मिला ले, जिसका नंबर पहली बार में डायल हो जाए, उसका नाम? नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं। हम लखनऊ में रहे नहीं है, साफ साफ बात है। नहीं, लखनऊ का दोस्त ना हो, लखनऊ में रहे नहीं है, न लखनऊ का हमारा कोई दोस्त है। हाँ,
यहाँ जब से आए हैं तब से बहुत दोस्त बन गए। अच्छा। हाँ, क्योंकि नेता बन गए आप। नहीं, नेता कहाँ है, अभी हम नेता नहीं है। अच्छा। अभी हम जनता के बीच में रहने वाले कार्यकर्ता। हाँ। नेता तब व्यक्ति बनता है जब उसके मुहर लग जाता है कि ये सांसद हो गया है, ये विधायक हो गया है, ये मंत्री हो गया है, तब वो नेता होता है। हाँ। नेता तब तक नहीं होता है जब तक उसको ठप्पा नहीं लगा रहता। अच्छा। तो अभी हम कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के लिए समय जब खाली होता है तब क्या करते हैं? जब राजनीति का भी समय ना हो और घर परिवार पे भी ना हो तो गाना वाना सुन लेते हैं? हाँ, गाना सुनते हैं। कौन फेवरेट? भोजपुरी गाना सुनते हैं। भोजपुरी? हाँ, कौन भोजपुरी गाना मुझे बढ़िया बढ़िया, जो कल्पना जी का गाना है, एक सुना दीजिए जरा। नहीं, अब हमें तो इतना बढ़िया जो है गाना सुनाने, गायक थोड़ी ना बन गए हैं कि हम गाना सुना देंगे, लेकिन कि गाना सुनते हैं, उनकी धुन, उनके जो गाने का बोल होता है बड़ा अच्छा लगता है। आखिरी सवाल, अगर अरुण राजभर नेता ना होते, अब भाई नेता मैं कहूंगा, मेरे लिए तो आप नेता हैं, अगर नेता ना होते तो क्या होते? इंजीनियर होते। इंजीनियर जरूर होते। इंजीनियर होते तो इस प्रदेश देश में एक नया आविष्कार आपको दिखाई भी देता। मैन्युफैक्चरिंग का। हाँ, बिल्कुल, मैं वही कर ही रहा था। मेरा ध्यान शुरू से ही उसी क्षेत्र में था, इंजीनियर के क्षेत्र में। मैं बहुत सारे जितने पार्ट्स उत्तर प्रदेश में या देश में कोई भी पार्ट गांव में पहले आविष्कार होता था, तो उसको बहुत रिसर्च करता था कि अगर ये बना कैसे है, ये बना है तो इसका संचालन कैसे होता है, संचालन होता है उसमें कंपोनेंट क्या लगे रहते हैं। तो तमाम चीजों को अध्ययन कर करके मैं समझता था कि अगर वो बना सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, तो हम इसको क्यों नहीं बना सकते। मैं टेस्ट करता था, उस पर सफल हो जाता था। लेकिन रास्ता में भटक गए। हाँ। एक लाठी बरसी क्या बनारस वाली। हाँ, एक लाठी बरसी क्या कि रास्ते बदल गया। वो लाठी ने मुझे राजनीति में ला खड़ा कर दिया। मेरा अच्छा, पिताजी के भौकाल का कभी इस्तेमाल किए? कोई हमारा भौकाल से कोई बहुत कभी ये जान नहीं रहे। देखो, हम ये सब चीजें नहीं मानते। राजनीति देखिए क्या है, सरलता का प्रतीक जो बनता है वो राजनीति में सफल होता है। हमें भौकाल सौकाल से बहुत मतलब नहीं होता। हम ऐसे चलते हैं ना, हम ऐसे ही मलवा माल में चले जाते हैं, माल में चले गए, कहीं सड़क पर चले गए, स्टेशन पर, बस स्टैंड, हमको कुछ लोग पहचानते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे भैया ये फलाने, सोचते हैं अरे मंत्री का लड़का ऐसे चल रहा है, हम सामान्य तरीके ऐसे चप्पल पर चल देते हैं। स्लीपर पर रहते हैं, स्टेशन पहुंच जाते हैं, लोअर पर रहते हैं, स्टेशन पहुंच जाते हैं, गंगा में रहते हैं तो लोअर पर भाषण चालू कर देते हैं। चलते तो आप चलते चलते बैंकॉक तक चले गए थे, थाईलैंड तक। ऐसा है कि वो हम गए थे तो दूसरे काम से गए थे। अच्छा। हमारे एक मित्र समाजवादी पार्टी के थे, आपको याद होगा, उन्होंने बड़ा रायता फैला दिया था। उनका तो दूसरा फायदा था। वो गए थे हिंदी का प्रचार करने। अच्छा। वो हिंदी का प्रचार करने गए थे और हमें जो लेके गए थे वो एक बिजनेस के पर्पज से ले गए। अच्छा। वो बिजनेस की हमारा चलिए प्लान है, आप देख लीजिए। तो वहां क्या होता है कि भाई हर अपनी कंपनियां जो चला रहे हैं, वो हमें दुबई भी लेके गया था। अच्छा, वो नहीं बताया, सभा ने बताया ना। अच्छा। देखिए ओम प्रकाश राजभर के लाल और लूट करके दुबई का घूम रहे हैं काम। अब सोचिए, गुजरात का एक व्यक्ति हमको बुलाया, टिकट आज भी मेरे मोबाइल में है, टिकट गुजरात का एक व्यक्ति ने किया, हमें होटल की व्यवस्था उसने किया। उसकी एक कंपनी थी, वो प्रति महीना 5 करोड़ रुपया कमाता है। अच्छा। उसकी बिजनेस अच्छा था। अब उसने कहा कि आपकी ब्रांडिंग अच्छी है, उत्तर प्रदेश में हमारा ये कंपनी है, इसका हम एक अपने यूपी में हम वो डालना चाहते हैं, प्रोजेक्ट डालना। हमने कहा ठीक है, हम आकर के आपका प्रोजेक्ट देखेंगे, अगर यहाँ होगा तो हम आपका सहयोग ये कर सकते हैं कि लोकेशन और कुछ हम हमारे लोग हैं जो आपको लोकेशन और जगह बता करके आपसे सहयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार अखिलेश जी की टीम ने क्या कहा, देखिए ये पैसा दुबई घूम रहे। अरे भैया, क्या हम दुबई नहीं घूम सकते? क्या हम जूता नहीं पहन सकते? क्या हम चश्मा नहीं लगा सकते? क्या हम अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते? ये कौन सा विषय है? बिल्कुल सही बात। ये विषय नहीं है। विषय ये है कि गरीब व्यक्ति अगर जूता पहन लिया तो उसकी सराहना करिए, गजब के आदमी है भैया, ये जूता पहन लिया। अच्छा, चलिए अंत में बोल दीजिए दर्शकों को कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल को आप सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा अपने मोबाइल पर देखिए और शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और आगे बढ़ाइए। और गलत कमेंट मत करिए और अच्छा कमेंट करिए, अच्छा सराहना दीजिए, इनके चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब बढ़ाइए, ताकि इनका भी काम आगे बढ़े, हम लोगों का भी काम आगे बढ़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण भाई अपना वक्त देने के लिए और हमसे इतनी सार्थक चर्चा करने के लिए। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आपके राय और विचारों का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।